नमस्कार दोस्तों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इसे सुन पाते हैं। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारी खास मेहमान हैं निक्की कुमारी, जो कि फ्रेंच लिटरेचर में इस वक्त एमए कर रही हैं जेएनयू से, और फ्रेंच लैंग्वेज में बीए कर चुकी हैं इससे पहले, और इस वक्त दोस्तों जेएनयू की इलेक्शन कमेटी की मेंबर हैं। इलेक्शन कमेटी जो कि लिंगदोह की सिफारिशों के बाद एक उपक्रम है किया गया, जिसमें ये बताया गया था कि हर विश्वविद्यालय में चुनावों के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। तो उसी के तहत ये कमेटी बनी है, और जेएनयू में ये कमेटी किस तरह से काम कर रही है, वहाँ पर किस तरह से इलेक्शंस होते हैं, उस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो निक्की, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस रेडियो स्टेशन में। अब आप सभी का भी स्वागत है कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। निकी, सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगी कि इलेक्शन कमेटी के बारे में पहले तो थोड़ा सा बताएं कि कब अस्तित्व में आई हैं। क्या लिंगदोह की सिफारिशों से पहले भी इस तरह की कमेटी हुआ करती थी या बाद में आई है? नहीं, जेएनयू में जो इलेक्शन का पूरा कल्चर रहा है, तो जैसे आज भी जेएनयू में जो इलेक्शन है वो स्टूडेंट बॉडी एक इलेक्शन कमेटी बनाती है और उसके थ्रू होता है। बट नॉर्मली बाकी यूनिवर्सिटीज में, मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज में एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कल्चर है कि आज भी स्टूडेंट बॉडी मिलके ही कमेटी बनाती है और कमेटी ही पूरा इलेक्शन कंडक्ट कराती है। जी, तो ये कमेटी बनाने का निर्णय लिंगदोह की सिफारिशों में हुआ था? लिंगदोह की सिफारिश में है ये। जैसे कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग प्रोसेस है। जेएनयू में पहले से भी ऐसा ही ट्रेंड रहा है कि स्टूडेंट बॉडी ही मिलके कमेटी बनाएगी और वही कमेटी पूरा इलेक्शन कंडक्ट कराएगी। जैसे नॉर्मली बाकी यूनिवर्सिटीज में होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन आपका पूरा इलेक्शन कंडक्ट करा रही है, पूरा इन्वॉल्वमेंट उनका रहता है। हाँ, कि पूरा मतलब प्रोसेस ही एडमिनिस्ट्रेशन कराती है। बट यहाँ पे जो पुराना कल्चर था उसको कैरी ऑन अभी तक किया गया है। क्या बात तो जो कमेटी का फॉर्मेशन होता है वो जब जैसे इलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है, तो जीबीएम्स होते हैं, स्कूल जीबीएम, जो कि पूरा एक साल का आपको एक रिपोर्ट तैयार करके देना होता है कि आपने पूरे साल में जो काउंसलर्स होते हैं स्कूल्स के, ठीक है, इलेक्टेड काउंसलर्स, कि उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया, उसका पूरा उनको देना होता है। और फिर वो एक ओपन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने ये वादे किए थे, आपने ये काम नहीं किया इस साल में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि स्कूल में कोई कोर्स का मुद्दा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो गया, जैसे हमारे यहाँ वाटर कूलर खराब है, तो हम जाते हैं और अपने काउंसलर को कंप्लेन करते हैं कि ये आपका काम है कि आप हमारा जो प्रॉब्लम्स है उसको लेके जाइए एडमिनिस्ट्रेशन तक। जी। तो उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि वहाँ पर कितनी पोस्ट पर चुनाव होते हैं? अच्छा, जैसे आपने काउंसलर की बात की, तो ये फिर अगला सवाल हम पूछेंगे। तो जैसे कि जो पोस्ट है वो ऐसे बटे हुए हैं, सेंट्रल पैनल और स्कूल काउंसलर्स, ठीक है। तो सेंट्रल पैनल में 4 पोस्ट होती है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। ट्रेजरर वगैरह की नहीं होती? नहीं। उसके बाद से स्कूल लेवल, स्कूल मतलब जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज हो गया, जिसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट है, हिस्टोरिकल स्टडीज, कल्चरल स्टडीज, वैसे स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर हो गया, एंड कल्चरल स्टडीज, जिससे मैं बिलोंग करती हूँ। तो हर स्कूल लेवल पे उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग काउंसलर्स इलेक्ट किए जाते हैं। जैसे कि जो बड़े स्कूल्स हैं जिनमें स्टूडेंट स्ट्रेंथ 1000 से ऊपर है, उनमें 6 काउंसलर्स हैं, छोटे स्कूल्स हैं उनमें 3 काउंसलर हैं, ठीक है। तो ये रिजर्व भी होती है पोस्ट महिलाओं के लिए या फिर जनरल है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पार्टीज हैं, स्टूडेंट यूनियन और पॉलिटिकल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आइसा, एसएफआई, डीएसएफ, एबीवीपी, फिर छात्र राजद करके भी पार्टियां हैं, फिर बासो है, बापसा है, तो ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने अपने कैंडिडेट्स खड़ी करती हैं। ऐसा कुछ पॉलिसी नहीं है कि इतना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे वहाँ जो इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे जैसे उपाध्यक्ष के 2 पद होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के, उसमें महिला उपाध्यक्ष होंगी और एक पुरुष होगा, तो ऐसे वहाँ पर नहीं है? ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। 4 सेंट्रल पैनल के पोस्ट हैं, फिर स्कूल वाइज जो है वो काउंसलर्स के पोस्ट हैं। तो ये अधिक से अधिक 6 हो सकते हैं अगर ज्यादा बड़ा डिपार्टमेंट है, स्कूल है, तो छोटे में कम से कम 1 या 2 इस तरह से होंगे। हाँ, मिनिमम 3 है छोटे स्कूल्स का, और बाकी जो सबसे बड़े स्कूल है जिनके 1000 से ज्यादा स्ट्रेंथ है उसमें 6 है। जी, तो सबसे पहले इलेक्शन काउंसलर का होता होगा? नहीं, साइमल्टेनियसली होता है। अच्छा। एक ही टाइम पे दोनों लोगों का इलेक्शन होता है, सेंट्रल पैनल का भी एक ही डे पे और काउंसलर्स का भी, ठीक है। तो वो एक ही दिन पे पूरा इलेक्शन कंडक्ट होता है। अच्छा, इलेक्शन किस महीने में होते हैं? अभी कोई फिक्स तारीख की है कि इतने से इतने ही करना है? तारीख तो ऐसे फिक्स नहीं होती है। जैसे कि एलसीआर का जो रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा प्रोसेस इनिशिएट करके खत्म कर लेना 8 से 12 दिन के अंदर मैक्सिमम। अगर 12 दिन से ज्यादा वो एक्सटेंड हुआ तो वो इलेक्शन नल एंड वॉइड हो जाएगा। जैसे आपने मान लीजिए कि शुरू किया 25 तारीख को, तो 12 दिन मैक्सिमम 4 तारीख तक जाएगा, तो वो 4 तारीख तक आपको रिजल्ट डिक्लेयर करके खत्म कर देना है। अगर वो
उसके बियॉन्ड गया तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा पूरा प्रोसेस। जी, वैसे अमूमन तो एडमिशन जब होते हैं नए तभी इलेक्शन किए जाते हैं, उसके बाद एक पूरा जो ईयर का साइकिल होता है वो साइकिल के खत्म होने के बाद तो जेएनयू में यूजुअली अगस्त सितंबर में होता है। जैसे पिछले साल तो हुआ नहीं पैंडेमिक के कारण, उसके पिछले साल 8 सितंबर को हुआ था, तो अब 8 सितंबर से अगले सितंबर में फिर होगा। ठीक है जी। तो इलेक्शन कमेटी बनती कब है और ये कितने साल के लिए बनती है? हाँ, तो कमेटी तो वैसे बस जो इलेक्शन प्रोसेस पूरा शुरू होता है, ठीक है, उसके लिए बनती है। जैसे कि जीबीएम्स होंगे, जीबीएम्स में जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, वो अपने नाम देंगे जो काउंसलर्स हैं उनको कि मुझे कमेटी का मेंबर बनना है। फिर वो जो काउंसलर्स होंगे वो उस नाम को रीड करेंगे और पूछेंगे कॉमन रेफरेंडम की तरह स्टूडेंट से कि आपको इस स्टूडेंट के कमेटी मेंबर बनने से कोई आपत्ति है, आपको लगता है कि इनका कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है, ये बायस हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो अगर किसी ने कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं किया तो वो वहां से इलेक्ट हो जाते हैं। जी, अच्छा, कुछ मतलब नॉर्म्स हैं कि इलेक्शन कमेटी का जो मेंबर बनेगा वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होना चाहिए, कोई एफिलिएशन नहीं होना चाहिए, आपका कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट्स जाते हैं जब यूनिवर्सिटी में तो डिफरेंट जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है उससे अपना मेंबरशिप लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एबीवीपी का कोई मेंबर है, कोई मान लीजिए कि आइसा का मेंबर है, कोई डीएसएफ का मेंबर है, तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं तो आप कमेटी के मेंबर नहीं हो सकते, बिकॉज यू नीड टू बी ए पॉलिटिकल, ओके, एंड आपका कहीं से कोई एफिलिएशन नहीं होना चाहिए। तो कॉमन स्टूडेंट्स अपना नाम देते हैं, इट्स काइंड ऑफ की नॉमिनेशन, फाइन। तो जो कॉमन स्टूडेंट्स का पूरा वहां पे रेफरेंडम आता है, अगर किसी ने ऐसे खड़ा कर दिया कि नहीं दिस पर्सन कैन बी बाइस्ड, ये इंसान बाइस्ड हो सकता है। ठीक है। अच्छा, छात्र संघ की कार्यकारिणी 1 साल की होती है? हाँ, नहीं, मतलब जो स्टूडेंट यूनियन है, यूनियन का कार्यकाल 1 साल का होता है, हर यूनियन का। कमेटी जितना इलेक्शन का पूरा प्रोसेस है उस दिन से, ये नॉमिनेशन वाले प्रोसेस है कि स्टूडेंट्स ने अपने आप को नॉमिनेट किया, ठीक है, उस दिन से लेकर के जो रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात है और ओथ टेकिंग तक, बस वहीं तक एग्जिस्ट करती है। अच्छा, उसके बाद फिर अगले साल फिर नई कमेटी बनेगी? हाँ, नई कमेटी बनेगी। ओके, हाँ, ओके। तो हर साल नए मेंबर्स भी आते हैं, वो पुराने वाले मेंबर फिर से काम कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है। जी, अच्छा, कितने मेंबर होते हैं इलेक्शन कमेटी में? जैसे कि जितने काउंसलर हैं उतने मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं। ओके, ठीक है। जितने तो लगभग कितने स्कूल होंगे? जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स हैं, जेएनयू में स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस हो गया, वहाँ 6 काउंसलर हैं तो 6 लोग नॉमिनेट होंगे, 6 स्टूडेंट्स। फिर स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस हैं, वहाँ पे से भी 6 लोग होंगे। उसके बाद से जैसे कि बहुत बड़ी सी यूनिवर्सिटी है, 10,000 की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट, काफी सारा काम होता है, तो वॉलंटियर्स भी होते हैं। ठीक है, कि कुछ लोग वॉलंटरली काम करना चाहते हैं कमेटी के साथ में, तो वो अपना नाम आगे करेंगे। ठीक है, और उनके अगर नाम पे कोई आपत्ति, कोई भी कॉमन स्टूडेंट अगर नहीं खड़ा करता है तो वो वॉलंटियर कर सकते हैं। और दोनों का काम बराबर होता है, जो नॉमिनेटेड है वो भी और जो वॉलंटियर कर रहा है वो भी। जी, तो लगभग कितने लोग हो जाते हैं इलेक्शन कमेटी में? अराउंड 50 से 60 लोग हो जाते हैं। तो इन सब की मीटिंग अपनी सबसे पहले होती होगी? तो ऐसा भी होता है कि सबके विचार कई बार डिफर करते हैं, कोई कहता है कि नहीं इस तरह से करें, कोई इस तरह से करें। हाँ, काफी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, मतलब विचार का बहुत ही डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि जीबीएम कराने को ही हो गया, क्योंकि कई बार जीबीएम्स में बहुत हो हल्ला हो जाता है, मतलब लोग थोड़ा वायलेंट भी हो जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि अब मान लीजिए आप अपना साल भर का काम रख रहे हैं, तो जो मान लीजिए आपके काम से खुश नहीं है वो विरोध कर सकता है। तो उस पूरे माहौल को बनाए रखना, ठीक करना, उन सब में कैसे करना है, नहीं करना है, जिसको हम लोग ऐसे कहते हैं कि क्राउड कंट्रोल। ठीक है, तो जो जैसे कि जेएनयू प्रेसिडेंशियल डिबेट जो कि बहुत पॉपुलर है, नेशनल मीडिया भी कवर करती है, तो प्रेसिडेंशियल डिबेट वाले दिन समझिए कि पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चे उस डिबेट को देखने आए हैं। तो क्राउड कंट्रोल में हम लोग को काम करना होता है, तो उसमें होता है कि क्राउड वायलेंट ना हो, पूरा एक हाउस मेंटेन रहे इस तरीके से कि वो पूरा स्पीच एक अच्छे से फ्लो में जाए, उसके लिए हमें काम करना होता है। तो होता है कि अच्छा, लड़कियां आगे जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, लड़के जाने चाहिए, नहीं जाने चाहिए, आपको क्राउड के साथ कैसे बात करना है, नहीं करना है। जैसे हमें बोला जाता है कि हम इलेक्शन के पूरे प्रोसेस के दौरान अगर हम कमेटी के मेंबर हैं तो हम किसी भी अपने दोस्त से भी इंटरेक्ट नहीं करेंगे, अगर वो किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएटेड है, हम बात तक नहीं करेंगे उनसे। बहुत ऐसे रेयर कोई प्रॉब्लम हो गई तो कर सकते हैं। पब्लिक इंटरेक्शंस बिल्कुल नहीं करना है। फिर से आप क्राउड में हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उनको मतलब ऐसे बाइस्ड होके प्रेफरेंस देंगे और इनको नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि कहने को हमें पॉलिटिकल है, बट हो सकता है कि हमारा अपना पर्सनल दोस्ती है तो कुछ हो, तो ये पूरा एक ट्रेनिंग। तो सारे 50 लोग मिलकर एक ओपिनियन बनाते हैं कि इस तरीके से चुनाव हम कंडक्ट कराएंगे। उसके बाद सबसे पहले नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी होती होगी। तो कितना नॉमिनेशन फीस वहाँ पर कितनी है जेएनयू में? नॉमिनेशन फीस तो नहीं लगता, और ओपिनियन नहीं बनाना होता है, हमें सारा रूल फॉलो करना होता है एलसीआर के अकॉर्डिंग। मतलब हम अपना वे ऑफ एलसीआर मतलब लिंग दो कमेटी रिकमेंडेशन, ये सुप्रीम कोर्ट का एक रिकमेंडेशन है, गाइडलाइन है, जिसके अनुसार, जिसमें पूरा रूल बुक है, वो 12 पेज की
12 पेज के अराउंड, ठीक है। हो सकता है कि मेरे फैक्ट्स फिगर थोड़े गलत हो। तो वो 12 पेज का अराउंड पूरा रूल बुक है, जिसमें नॉमिनेशन से लेकर के और नॉमिनेशन के क्या वैलिड ग्राउंड्स हैं, कौन नॉमिनेट कर सकता है, नहीं कर सकता है। जैसे अटेंडेंस का क्लॉज है कि आपके 75% अटेंडेंस होने चाहिए, तभी आप नॉमिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा उसमें रूल्स है, तो उस पूरे रूल बुक को फॉलो करना होता है हमें, ठीक है। उसको उसके बियॉन्ड हम अपना रूल नहीं लगा सकते। हाँ, कैसे हम उसको मैनेज करेंगे वो हमारे ऊपर है, बिल्कुल, ठीक है। रूल्स तो हमारे नहीं होते हैं। इलेक्शन कमेटी में सारे मेंबर्स बराबर होते हैं या उसमें भी कुछ अध्यक्ष उपाध्यक्ष जैसा कुछ होता है? एक होते हैं बस सीईसी, चेयरमैन ऑफ ये इलेक्शन कमेटी, उसके अलावा सभी लोग नॉर्मल इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं और कोई हायरार्की नहीं है। बस ही इज द ओनली हेड की चेयरपर्सन ऑफ इलेक्शन कमेटी, जो एक कह लीजिए कि नॉमिनल हेड है, बट वो भी हमारे जैसे ही होते हैं, उनका भी इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। तो नॉमिनेशन आपने कराया, उसके बाद फिर आपको प्रचार प्रसार का जो करना है कि कितने कम खर्चे में आपको इलेक्शन लड़ना है, तो वो दायरा भी लिंगदो की सिफारिश में है। लिंगदो की सिफारिश में वो दायरा भी फिक्स है कि एक कैंडिडेट पे इससे ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। तो उसके सुपरविजन के लिए, उसमें कंट्रोल करने के लिए आप कैसे उसका निगरानी कैसे करते हैं? हम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे सारा वो लेते हैं, उनके खर्च का ब्यौरा लेते हैं कि आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं खर्च, ठीक है। फिर हम सारे जो कैंडिडेट्स हैं जैसे कि जब नॉमिनेशन फाइल होती है, फिर नॉमिनेशन फाइल करने के बाद हम स्क्रूटनी करते हैं नॉमिनेशन की। तो स्क्रूटनी में हम देखते हैं कि कौन सा नॉमिनेशन वैलिड है, कौन से वैलिड नहीं है, ठीक है। और फिर हम उसको रिजेक्ट करते हैं जो इनवैलिड नॉमिनेशंस होते हैं। जी, इनवैलिड के लिए जैसे आपको कुछ याद है कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? हाँ, ऐसा भी था कि अगर कोई 2 बार फेल हुआ है तो तीसरी बार इलेक्शन नहीं लड़ सकता, या एज का जो रिस्ट्रिक्शंस है वो सब है क्या? हाँ, एज का बार है। फिर आपका ये है कि जैसे कि मान लीजिए जो सेंट्रल पैनल का प्रेसिडेंशियल पोस्ट है, उसमें आप 2 बड़ी से ज्यादा कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वैसे काउंसलर्स में भी होता है कि आप 3 बड़ी से ज्यादा कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अटेंडेंस का क्लॉज हो गया कि आपके 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होने ही चाहिए, ठीक है। फिर और भी क्लॉजेस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके ऊपर कोई इंक्वायरी है, वो क्लियर हुई है, नहीं हुई है, ठीक है। इन तरीके की चीजें होती हैं, बहुत सारा क्लॉज है, ठीक है। और वो पूरे क्लॉज के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है। और फिर एक जैसे कि नॉमिनेशन में हमें मैं थोड़ा प्रोसेस भूल गई क्योंकि 2 साल हो गया है, तो वो होता है कि एक आपके नॉमिनेशन को सपोर्ट करने के लिए 2 लोग लगते हैं, ठीक है। जिसका कुछ टर्म होता है, टेक्निकल टर्म मुझे भी याद नहीं है, कुछ गवाह जैसे एक तरह से। हाँ। तो वो 2 लोग सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं जिन पे हम उसको वैलिड करना है, इनवैलिड करना है, पूरा वो जो रूल बुक है उसके अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना पड़ता है। तो नॉमिनेशन के बाद फिर उनको लेक्चर, उनके व्याख्यान, उनके जो भाषण होते हैं उनका उनके लिए वक्त दिया जाता है। हाँ, तो जब नॉमिनेशन हो जाता है तो फिर होता है स्कूल लेवल्स जीबीएम, ठीक है, जनरल बॉडी मीटिंग। फिर होता है एक सेंट्रल पैनल के लिए, जिसको हम लोग प्रेसिडेंशियल डिबेट बोलते हैं, ठीक है। और जो काफी खासी चर्चित है जेएनयू की। हाँ, काफी ही चर्चित है। तो स्कूल लेवल जीबीएम्स में लोग आते हैं और अपना मतलब ऐसे देते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, या फिर जो भी है उनका जो भी अपना ये है मैनिफेस्टो है, इलेक्शन मैनिफेस्टो, वो रखते हैं, ठीक है। जीबीएम्स कितने दिन की प्रक्रिया चलती है? जैसे एक दिन में सारे स्कूल्स का हो जाता है क्या? नहीं, जैसे छोटे स्कूल्स है, बड़े स्कूल है, मतलब कि स्टूडेंट स्ट्रेंथ के मामले में तो कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें 100 की स्ट्रेंथ है। जैसे कि मान लीजिए एक नया मैनेजमेंट वाला जो स्कूल खुला है, उसमें कुछ शायद अभी 100 बच्चे हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग का नया स्कूल खुला है तो उसमें भी बहुत कम बच्चे हैं। लेकिन वहीं आप SSS को ले लीजिए, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, उसमें अराउंड आपको कुछ 2100 लोग हैं। स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस है, उसमें अराउंड 2400 लोग हैं। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जो है, जो कि बहुत फेमस है जेएनयू का आईआर के लिए, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, उसमें अराउंड 1400 लोग हैं। तो हम स्ट्रेंथ देख करके अपना पूरा वो मैनेजमेंट बनाते हैं कि हमें कितने मतलब स्कूल्स का एक दिन में जीबीएम कंडक्ट करना है, ठीक है। तो छोटे छोटे जो स्कूल्स होते हैं उनमें तो हम करा लेते हैं फिर भी कि एक दिन में 3 करा लिया कंडक्ट, क्योंकि ये किसी रूम में सभागार में होता है या ओपन कहीं नहीं कैंपस के बाहर होता है? डिपेंडिंग, नहीं कैंपस के बाहर नहीं, सब कुछ कैंपस के अंदर। मतलब कैंपस के बाहर मतलब कि कैंपस के अंदर जो जंगल का जो एरिया है या कहीं पर कुछ मैदान सा है? हाँ, तो जो प्रेसिडेंशियल डिबेट है, जो हमारा एक झेलम लॉन करके एरिया है, ठीक है, उस लॉन में होता है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है। मतलब स्टूडेंट्स तो होते ही होते हैं, पत्रकार आते हैं, नेशनल मीडिया आती है, फिर आपका बाहर से भी लोग आते हैं, ठीक है। तो लोग आके देखते हैं, काफी चर्चित है ये पूरा। अच्छा, बाहर के लोग अलाउ होते हैं?
एंट्री कर सकते हैं जेएनयू अच्छा, कैंपस में, ऐसा ओके, कुछ नहीं है, ओके। क्योंकि मीडिया तो आती ही है, तो काफी भीड़ हो जाती है, क्योंकि पूरा स्टूडेंट स्ट्रेंथ भी ऑलमोस्ट 8,000 का, तो उसको तो ओपन में ही करना पड़ेगा, कोई ऑडिटोरियम भी उतनी बड़ी नहीं है हमारे पास। तो वो डिबेट एक ही दिन होती है या वो भी कई दिन चलती है? नहीं नहीं, वो एक दिन ही तो होती है। एक दिन में सारे कैंडिडेट क्या कवर हो जाते हैं? हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको सेंट्रल पैनल में प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए 8 लोग हैं, तो 8 लोगों का तो हम कवर करा ही सकते हैं। तो मैं वही बोल रही थी कि बहुत हेक्टिक काम होता है, जैसे नहीं, कि प्रेसिडेंट के लिए होगा, उसके बाद फिर सेक्रेटरी के लिए भी उसी उनके दिन लिए होगा? नहीं, उनके लिए एक दूसरे दिन अच्छा, होता है। उनका अलग होता है। अच्छा, हाँ। प्रेसिडेंट का केवल एक दिन हाँ, होगा। इसीलिए बस उसको प्रेसिडेंशियल डिबेट बोलते हैं। ओके, वो सबसे आखिरी में होती है? हाँ, वो सबसे आखिरी में होता है, इलेक्शन के 2 दिन पहले होता है। जैसे कि एक दिन हो जाएगा, उसके बाद हमें एक दिन का ब्रेक देते हैं, क्योंकि वो बहुत हेक्टिक काम हो जाता है। ओके। कि रात के 8 बजे 8:30 से पोस्ट डिनर शुरू होता है, अराउंड 9 बजे से शुरू होता है और सुबह के 7:30 तक चला जाता है, ओह। और हमें वो पूरा रात काम करना पड़ता है। अच्छा, रात को होती है वो डिबेट? हाँ, रात को ही होती है। काफी मतलब कहते हैं ना कि vibrant जेएनयू culture। में सब कुछ मतलब हाँ, पढ़ाई लिखाई सब रात को होती है। टाइम स्पेस रिस्ट्रिक्शन वाला कोई हाँ, बात नहीं है। मतलब वो डिबेट रात को 9 बजे के बाद शुरू होती है? और सुबह के 5:30, 6, 7 बजे तक चलती है। ओके, मतलब ये जो जेएनयू का पुराना जो पैटर्न है ना कि वहाँ भी बच्चे इसी तरह से पढ़ते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग रखा गया है। हाँ, कल्चर्स को पूरा मेंटेन किया गया अभी भी, कि वो नाइट विजिल वाला मतलब नाइट का जो रिस्ट्रिक्शंस है वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, ठीक है, हमारी फंक्शनिंग भी रातों रात चलेंगी, कोई बात नहीं, और बच्चे खुल के पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब पूरी भीड़ रहेगी। मतलब हमारी तो हालत खराब हो जाती है भीड़ मैनेज करने में, क्योंकि अब प्रशासन इसमें कुछ सहयोग करता है या फिर बिल्कुल? हाँ, प्रशासन का काम होता है जैसे फैसिलिटेट कराना, माइक्स हो गए, पूरा जो स्टेज हो गया, इन सब का काम, और जो पूरा फाइनेंस होता है, मतलब फंडिंग होती है पूरे इलेक्शन प्रोसेस की, वो प्रशासन करता है। ओके, ठीक है, इसमें भी बाकी पुलिस वगैरह भी आती होगी सिक्योरिटी के लिए? नहीं, सिक्योरिटी के लिए बस कोई बाहरी, मतलब पूरा इलेक्शन जो है वो स्टूडेंट बॉडी ही मैनेज करता है। ओके। कोई भी बाहरी हस्तक्षेप है ही नहीं, ना प्रशासन का ना ही पुलिस का। हाँ, जैसे कि हमें सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं वो हमें सिक्योरिटी देते हैं, इलेक्शन कमेटी को जो है, क्योंकि कई बारी बच्चे वॉयलेंट हो जाते हैं, या फिर बात बात में बहस हो गई, हम मैनेज करने गए, तो उसको देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। निकी, अगर प्रचार की बात करें तो वहाँ पर भी क्या बहुत बड़े आदमकद पोस्टर बैनर्स इतने ज्यादा लगाए जाते हैं, या वहाँ पर अगर डिबेट का ज्यादा कल्चर है? नहीं, जब अगर आप पोस्टर्स मैनर्स की बात करें तो जेएनयू बहुत हुआ ना, तो पर्चे तक लिमिटेड है। ओह, हाँ, क्या बात प्रचार है। को लेके पर्चा मतलब बड़ा साहब अपनी थीम, हाँ, अपनी मांगे, हाँ, अपनी हाँ, डिमांड्स, अपना जो भी काम है वो उसमें लिख के देंगे। हर दिन हमें इसमें पर्चा आएगा। ठीक है, अच्छा, हर डेली दिन नया पर्चा? नया पर्चा, पुराना पर्चा, मुद्दों को लेके पर्चा, नेशनल मुद्दा, इंटरनेशनल मुद्दा, कैंपस का मुद्दा, ठीक है, पर्चा आता है। अच्छा, मतलब कैंपस के तमाम बाहर के मुद्दे भी उसमें भरपूर शामिल रहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इलेक्शन के टाइम में लोग स्टूडेंट्स मुद्दों को ही कवर करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टाइम आपको इलेक्शन जीतना है। लेकिन तो किसी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल भी रहते होंगे। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उनका अपना अपना जो थीम लाइन है उस पर अपना काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे प्रचार के बारे में आपने बात किया, तो कैंपेन बहुत तरीके का होता है। मिस कैंपेन होता है, रूम टू रूम कैंपेन होता है। तो जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना पूरा पैनल का लिस्ट लेके डिटेल की, ताकि लोगों को नाम याद रहे, तो छोटे छोटे पर्चे आते हैं, एक पेज का आ गया। ठीक है, ठीक है, एक पेज का कहिए A4 साइज में 4 टुकड़े कर लीजिए, उस साइज के भी पर्चे होते हैं, जिसमें लोगों के नाम मेंशन होते हैं पर्टिकुलरली, और कौन से ऑर्गेनाइजेशन से है, और वो हर एक रूम जाके कैंपेन करेंगे। मतलब लड़कियों, मतलब वहाँ कैंडिडेट का ज्यादा प्रचार किया जाता है या ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा किया जाता है? इलेक्शन के टाइम में तो कैंडिडेट्स और ऑर्गेनाइजेशन दोनों का, कि हमने अब वो अपनी पूरी लीगेसी दिखाते हैं, आएंगे, बात करेंगे, और मतलब रूम टू रूम जाते हैं, हर एक बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन के लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लोग, ये पूरा कल्चर ही है कि हर लोग जाएंगे, जिसका जितना आउटरीच हो पाए। ठीक है, जो जितना कर पाए। क्लास गैदरिंग भी होती है? हाँ, क्लास कैंपेन, जैसे मैंने बोला ना, मिस कैंपेन, रूम टू रूम कैंपेन, क्लास कैंपेन। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं वो भी अपने में पूरा अपना काम बांट लेते हैं, कि आज हमें पूरा अपना कैंडिडेट को, जैसे मान लीजिए हमारी क्लास चल रही है, और टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव रहते इलेक्शन के टाइम को लेके, कि आएंगे कैंडिडेट्स और नॉक करेंगे, पूछेंगे कि सर 10 मिनट टाइम मिल सकता है क्या, और टीचर्स बोलेंगे ओके फाइन, 10 मिनट आप ले लीजिए। तो वो अपने पूरे कैंडिडेट्स के साथ आएंगे, कि हम मान लीजिए कि मैं निक्की कुमारी, मैं इसके लिए खड़ी हो रही हूँ, हमारा ये रिप्रेजेंटेशन है। क्लास का कैंपेन हो गया। फिर मेस में आएंगे, मेस में जब खाने का टाइमिंग होता है तो उस टाइम में वो आते हैं, पूरा अपना डफली वफली बजाते आएंगे, साथियों हम इस मतलब ऑर्गेनाइजेशन से हैं, हम इस पद के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और फिर जिसको जो अपना कैंपेन करना होता है कि इन्होंने। अच्छा, ढपली वाला कल्चर केवल कुछ खास ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, करते हैं या सारे लेते हैं? सारे ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सारे ऑर्गेनाइजेशंस का है। मतलब ढपली एक बड़ा हिस्सा है फिर हाँ, कैंपेन का, पूरे कैंपेन का, क्योंकि तो ढपली है तो फिर गाने भी होंगे?
हाँ, कभी कभी तो लोग गाने भी गाते हैं जी, नारे लगाते होंगे जैसे अपने कि कैंडिडेट जिंदाबाद के नारे या इस तरह हाँ कुछ। हाँ हाँ, जैसे मतलब ये मेरे वाले टाइम में जब 2017 में जेएनयू आई थी तो वो पूरा एक ऐसे सुर लय में गाना शुरू कर देते हैं कैंडिडेट्स का नाम ही, कि लोगों के ना दिमाग में जाए वो। अच्छा, ठीक है, भले वो रिदम के रूप में हाँ, गाए। रिदम के रूप में, तो मतलब वो पूरा अपना हर लोग। और फिर ऐसे जैसे कि मान लीजिए स्लोगन्स में लोग, हम खैर हम नहीं उसको बोल सकते हैं क्योंकि भले हम कमिटी से डिसोसिएट हैं अभी, अगली बार काम करे ना करे, लेकिन हम ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा वो स्लोगन नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो उसकी सेंटिटी एक मेंटेन करनी होगी हमें शायद, जब तक हम जेएनयू में हैं। बिल्कुल। तो क्लास गैदरिंग होगी, मैथ्स में हो गया, रूम बाकी टू रूम to कैंपेन room हो गया। तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन में कभी तो अपना कैडर होता है ना, तो कैडर्स में वो लोग अपना काम बांट लेते होंगे। ठीक है, और फिर कैंडिडेट्स जाते हैं, या फिर मान लीजिए कि जो कैडर हैं वो अपने कैंडिडेट्स का रिप्रेजेंटेशन लेके जाते हैं। तो केवल क्या पर्चे ही छपते हैं, पोस्टर हाँ, क्या बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। ओह माय गॉड, तब तो फिर जो सिफारिश की जो न्यूनतम दरें हैं, अधिकतम दरें, मुझे लगता है कि उससे बहुत कम में इलेक्शन हो जाते होंगे। इंटरैक्शंस, आपके पर्सनल इंटरैक्शंस, स्टूडेंट्स गैदरिंग के साथ कैसा इंटरैक्शन है, कितना आप संबोधित कर पाते हैं, तो वही बहुत ही आदर्श एक छवि है फिर इस मामले में अगर कहें, क्योंकि पैसा तो फिर काफी कम खर्च होता होगा। हाँ, मतलब लाइक ऐसे मैं डिस्क्लोज तो नहीं कर सकती हूँ, वो एक कॉन्फिडेंशियल फिगर है, लेकिन न्यूनतम खर्चे में पूरा इलेक्शन निपटाया जाता है, पूरा न्यूनतम खर्चे में। लेकिन जैसे कि बहुत दुखद बात है कि अभी तक जैसे पिछले 2019 का जो इलेक्शन हुआ था, उसका फंड जो है, मान लीजिए जो हमारे वेंडर्स हैं पुराने जिस टाइम से हैं, उन्हीं वेंडरों से अभी भी डील किया जाता है जिनसे सबसे पहले से डील किया जाता था। तो उनका हम लोग क्रेडिट बेस पे अपना पूरा काम करते हैं, क्योंकि यूनियन मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा सम एक बार में नहीं देती, वो पूरा हम खर्चा उनको लिख के देंगे कि ये खर्चे हुए, ठीक है। फिर उसके बाद वो फंड रिलीज करते हैं। तो इस साल जो 2019 का इलेक्शन हुआ था, उसका फंड अभी तक नहीं मिला एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने जब हमारा एडमिशन होता था तो यूनियन फंड करके एक पैसा होता था जो स्टूडेंट्स देते थे। पहले मैंडेटरी था, 17 में जब मैं आई थी, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी जगह पे भी होता है। फिर 18 में क्या किया एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो हमारा वो आया सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन, उसमें उसको वॉलंटरी कर दिया। तो लोगों ने दिया नहीं दिया, ठीक है, 19 उसको स्क्रैप ही कर दिया। तो फिर उसके बाद ये लोग जब इलेक्शन के टाइम में कमेटी ने डिमांड किया कि पैसे दीजिए, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास पैसे है ही नहीं, तो हम आपको दे कहाँ से। तो हमने बोला कि हमारा गलती तो नहीं है, ये इलेक्शन तो कंडक्ट होगा ही। खैर मतलब इस पे मैं बोलना ज़्यादा पसंद नहीं करूँगी, बट ये पूरा इसीलिए किया जा रहा है कि ताकि ये पूरी बॉडी डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। और जो पूरा इलेक्शन है जैसे दूसरे जगहों पे कराया जाए, प्रशासन के हाथों में आ जाए। बहुत तरीके का हडल क्रिएट किया गया, बहुत ही तरीके का, जैसे कि एक जीआरसी होती है कमेटी, ठीक है, ग्रीवेंस रेडिशल सेल, जो कि इलेक्शन कमेटी का ही मतलब एक पार्ट है, समझ लीजिए। जो ये होता है कि अगर कमेटी कुछ गलती कर रही है तो कोई भी एक नॉर्मल स्टूडेंट जाके जीआरसी में कंप्लेंट डाल सकता है हमारे अगेंस्ट, और फिर वो कंप्लेंट्स हमें एड्रेस करना पड़ेगा, हमें जाके जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। पिछले मतलब 19 में जब इलेक्शन हुआ था तो 2 बच्चे दिल्ली हाईकोर्ट चले गए थे, उनका नॉमिनेशन जब हमने रद्द कर दिया था क्योंकि वो वैलिड ग्राउंड्स पे नहीं था, तो वो हाईकोर्ट चले गए कि हमने इनवैलिड ग्राउंड्स पे उनका मतलब कि नॉमिनेशन रद्द कर दिया है, कि हम वैलिड कैंडिडेट है फिर भी हमें कंसिडर नहीं किया जा रहा है। बट दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरा देखा प्रोसेस, और उन्होंने हमें वैलिडेट किया कि नहीं, हमने सही प्रोसेस फॉलो किया है, और हम इलेक्शंस का रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। हाँ, रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत दावपेच हुआ था कि जैसे ये लोग कोर्ट चले गए, फिर हियरिंग्स हुई, तो इलेक्शन का जो काउंटिंग प्रोसेस था वो रुक गया था पूरे 12 घंटों के लिए, ठीक है। और फिर कोर्ट्स का रिजल्ट आया कि नहीं, आप मतलब काउंटिंग रिज्यूम कीजिए, ठीक है। काउंटिंग रिज्यूम करके आपको ट्रेंड्स बताने, आपको रिजल्ट नहीं बताना है, कि वो अभी मामला चल नहीं रहा था। तो बहुत तरीके की हर्डल्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि कमेटी बहुत आराम से सारा काम खत्म कर लेती है, ठीक है। हो सकता है कि लीगल वे में भी डील करना पड़ता है, जैसे पिछले साल हाईकोर्ट जाना पड़ता था, पिछले साल, ठीक है। खैर लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट तो बाकी वोटिंग कैसे होती है? हाँ, तो वोटिंग बैलेट पेपर पे होती है अभी भी, ठीक है। तो मतलब मुहर लगा के, हाँ, सारे कैंडिडेट्स के नाम होते होंगे। हाँ, नाम होते हैं, उसके आगे मुहर लगा के आप एक बक्से में डालेंगे। हाँ, 2 अलग-अलग पेपर्स बनते हैं, एक सेंट्रल पैनल के लिए और एक स्कूल लेवल काउंसलर्स के लिए, ठीक है। तो काउंसलर की पोस्ट में सबके नाम होते हैं, ठीक है। पैनल के पोस्ट में सबके नाम होते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए 8 लोग खड़े हुए, तो एक बड़ा सा लंबा सा ऐसे पेपर है, इसमें प्रेसिडेंट लिखा और 8 के नाम लिखे हैं, ठीक है। फिर आपको उसमें मोहर मारना है, जिसके ऊपर मारिए, और सबके अलग अलग कॉलम में नाम होते हैं, तो जिस कॉलम में आप मारेंगे वो वोट होगा। तो ऐसा भी इनवैलिड भी होते हैं? हाँ, जैसे मान लीजिए आपने ये नाम लिखा है, उसके बीच में आपने मोहर लगा दी, बीच में मोहर लगा दी, एग्जैक्टली उस नाम, मतलब वैसे तो हम
उम्मीद करते हैं कि जो हमारे देश की जो तमाम सारी जो थोड़ा सा अनपढ़ जनता या फिर थोड़ा सा इलिटरेट या उस तरह के लोग, कई बार महिलाएं ऐसा कर देती हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, आंख नहीं देख रही हैं, तो क्या जेएनयू में भी इस तरह की वोटिंग होती है? निकलते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग, हम उनको फोल्ड करने का भी एक तरीका बताते हैं कि फोल्ड करके आपको ऐसे डालना है, तो वो गलत तरीके से फोल्ड कर देते हैं। कई बार 2 जगह लग जाती है। हाँ, 2 जगह लग जाती है। कई बार बैलेट पेपर उनसे फट जाता है, तो बहुत सारे इनवैलिड वोट निकल आते हैं। कई बार लोग जल्दी जल्दी में 2 लोग। अच्छा, इनमें से कोई नहीं का क्या ऑप्शन भी है वहाँ पर? नहीं, इनमें से कोई। अच्छा, ओके। नोटा होता है। हाँ, नोटा ही वही। हाँ, नोटा है। अच्छा, नन ऑफ द अबव है। हाँ, है। ओके, तो नोटा के कितने बटन, मतलब कितने लगभग हैं। कुछ बहुत आ जाते हैं? हाँ, आ जाते हैं। ओके। कुछ लोग तो खाली छोड़ देते हैं, स्टैम्प ही नहीं करते हैं, तो इनवैलिड वोट्स भी आते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं। तो फिर इलेक्शन हो गया, उसके बाद फिर मतलब वही कतार लगती होंगी, कितनी लंबी भीड़ रहती है, क्या कितना फीसद वोटिंग होती है? जैसे कि 2019 जब मैंने काम किया था कमेटी में, तो अराउंड 70% पूरा वोटिंग हुआ था, जो कि पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा प्रतिशत था। ओह, अच्छा। हाँ, तो बाकी की 30% लोग क्यों नहीं आते? उनकी कुछ वजह है कि... जैसे कि कुछ तो डे स्कॉलर्स हो जाते हैं, ठीक है, तो डे स्कॉलर्स की भी काफी संख्या है। अब पर्सनल चॉइस है, डे स्कॉलर्स हर लाइक की क्या पता कौन जाए। कुछ लोग को मतलब ही नहीं, जैसे हर जगह हर तरीके के बच्चे होते हैं ना, कि उनको कोई मतलब ही नहीं है कि इलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अच्छा, डे स्कॉलर जेएनयू पहले से ही था क्या? शुरुआत से? हाँ, बिल्कुल है, डे स्कॉलर्स तो हैं ही हैं। ओके। तो काफी मात्रा में डे स्कॉलर्स हैं। तो इलेक्शन में मतलब शाम हो जाती है या क्या वोटिंग भी रात को ही होती है क्या? नहीं, वोटिंग दिन में होती है, काउंटिंग रात को होती है। तो उसी दिन रात को या फिर एक दिन तय होता है? नहीं, उसी दिन शुरू करना, मतलब वोटिंग जैसी खत्म हुई उसी के बाद फिर आप लोग एक्टिव हो जाते होंगे, इलेक्शन कमेटी के लोग, फिर वोटिंग शुरू हो जाती है। मैं एकदम ब्रीफली ऐसे बताती हूँ, काफी लंबा प्रोसेस है, ऐसे 20 दिन का काम है, तो मैं तो ज्यादा कैसे ही एक्सप्लेन कर पाऊँ। नॉमिनेशन होता है, फिर वैलिड नॉमिनेशन हम पब्लिश करते हैं कि ये वैलिड रहा, ठीक है। फिर उसके बाद से एक टाइम फ्रेम दिया जाता है उनको कैंपेन करने का, ठीक है, कि आप इस टाइम तक कैंपेन कर सकते हैं। स्पेसेस भी अलॉट करते हैं हम लोग कि आप इस स्पेस में ये ऑर्गेनाइजेशन कैंपेन करेगी, इस स्पेस में वो। बाकी क्लास कैंपेन के लिए सब लोग फ्री होते हैं, ठीक है। जैसे पब्लिक स्पेस हमें अलॉट करना पड़ता है कि क्लैश ना हो, ठीक है। जैसे कि एक मशाल जुलूस करके एक जुलूस होता है, जिसमें लोग मशाल निकालते हैं, और स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशंस जो निकालती हैं उनका पार्टिसिपेशन होता ही होता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि मान लीजिए कि जैसे कि आप जानते हैं कि लेफ्ट विंग राइट विंग का 2 अपोजिशन है, कि एक ही दिन पे लेफ्ट विंग राइट विंग दोनों का हो गया, तो किसी को हमने अलॉट किया कि आप गंगा ढाबा से चंद्रभागा तक कर सकते हैं हॉस्टल, ठीक है। एक पूरा एक छोर से दूसरे छोर, और आप दूसरी ओर से कीजिए कि आप चंद्रभागा से निकलिए और गंगा तक पहुंचिए। तो बीच में वो जो मिलते हैं ना, वहां पे क्लासेस का बहुत ऑप्शन होता है। तो वो उस टाइम में हम वॉलंटियर्स को बहुत काम करना पड़ता है। सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हमारी हेल्प करते हैं, तो वो सब के लिए हमें पब्लिक स्पेसेस अलॉट करने पड़ते हैं कैंपेन। क्या कभी हाथापाई या इस तरह की नौबतें भी आई हैं? हाँ, बिल्कुल, मेरे वाले टाइम में ही हाथापाई होके एक इंसान का शायद सर भी फूट गया था। तो ऐसा नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स ही हैं जो वायलेंट हो जाते हैं। तो जैसे कि नॉमिनेशन फाइल हुई, वैलिड नॉमिनेशन आया, उसके बाद से जीबीएम्स होता है, ठीक है, प्री इलेक्शन जीबीएम, ठीक है, एक और जीबीएम होता है, ठीक। तो जीबीएम में जो कैंडिडेट्स होते हैं वो आते हैं अपना, उनको एक फिक्स टाइम फ्रेम होता है, जैसे 3-3 मिनट का उनको टाइम देते हैं हम लोग कि आपको आना, अपना स्पीच देना और जाना है। ये होता है इनका स्कूल लेवल काउंसलर्स का। तो ये हो गया, फिर उनका उनके लिए केवल 3-3 मिनट है क्या? हाँ, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा टाइम होता है ना, कि आप कितना कर पाइएगा, ठीक है। आपको 3 से 5 मिनट का मैक्सिमम टाइम दिया जाता है। और बाकी प्रेसिडेंट और पदों के लिए 15 से 18 मिनट का 15 से 18 मिनट, ठीक है। तो वही तो है कि आपको अपनी पूरी पोटेंशियल दिखा देनी है। तो फिर उसके बाद से क्वेश्चन राउंड होता है, जैसे कि जीबीएम स्कूल लेवल जो जीबीएम होते हैं उसमें हम बक्से लेके जाते हैं, लोग अपना क्वेश्चन डालते हैं, फिर उन क्वेश्चंस को हम उनसे रीड करेंगे और वो जवाब देंगे, ठीक है। तो ये पूरा बहुत सारा प्रोसेस में स्टूडेंट्स का नाम नहीं होता होगा? हाँ, नहीं, आप बिना नाम का एनोनिमसली डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्कूल्स लेवल पे। तो ये हो गया, फिर उसके बाद से लोग अपना कैंपेन कर रहे हैं, क्लास कैंपेन कर रहे हैं, मेस में जाके कैंपेन कर रहे हैं, फिर उसके बाद से रूम टू रूम कैंपेन करते हैं लोग। जैसे लोग मेरे रूम पे भी आते हैं, तो फिर मैं तो किसी का कैंपेन ले नहीं सकती हूँ, कमेटी मेंबर के हूँ मैं, तो मैं ऐसे अपने रूम के वो पे दरवाजे पे लिख देती हूँ इलेक्शन कमेटी, तो लोग नहीं आते हैं। उसके बाद लोग उसकी सैंटिटी रखते हैं, इसको बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है। हाँ, बहुत ही अच्छे से। लोग ऐसे इम्पोज नहीं करते हैं कि नहीं आप सुनिए ही हमको, जबकि वोट हमें
हमें भी देना होता है, हम भी जाके वोट देते हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो फिर उसके बाद से अच्छा, वोट पूरा देना होता होगा इलेक्शन कमेटी हाँ, को कमेटी भी? वाले भी वोट देते हैं सब लोग। ठीक है, तो उसके बाद से कैंडिडेट का खुद का वोट भी होता है क्या? हाँ, अच्छा। कैंडिडेट्स भी वोटिंग करते हैं। ओके। बिल्कुल करते हैं। तो ये नॉमिनेशन हुआ, फिर जीबीएम्स होता है स्कूल लेवल पे, फिर उसके बाद से जो ये जनरल सेक और मतलब ज्वाइंट सेक्रेटरी और फिर वाइस प्रेसिडेंट का, उनका एक दिन में तीनों लोगों का किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद से आता है प्रेसिडेंशियल डिबेट। तो ये होता है सबसे अहम, जो मतलब काफी चर्चित है, जो आप भी जानते हैं। बिल्कुल। तो प्रेसिडेंशियल डिबेट को इलेक्शन के 2 दिन पहले रखा जाता है, क्योंकि बहुत हेक्टिक काम हो जाता है वो। तो कमेटी को भी थोड़ा आराम चाहिए होता है, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं। और इसके बीच में पीछे बैकग्राउंड में बहुत काम चल रहा होता है कमेटी के पास, जैसे कि बैलेट पेपर प्रिंट कराया, उसको एक एक पेपर को हमें चेक करना है कि नाम सही से प्रिंट हुआ है कि नहीं, कोई एरर हुआ है कि नहीं। ठीक है, वो पूरा करना पड़ता है हमें सब कुछ। फिर जो बक्से होते हैं जिसमें वोटिंग करानी है, उनको प्रिपेयर करना होता है, वो भी सारा काम हमें ही करना होता है। और हर दिन जैसे कि कुछ ना कुछ ऐसे नोटिस पब्लिश होता है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी ने उल्लंघन किया कुछ रूल का, तो उसको हम देखेंगे। प्लस जो पब्लिक स्पेसेस में कैंपेन हो रही है, वहां पे जाके हमें वॉलंटियर करना होता है, ताकि कुछ क्लासेस ना हो। तो ये सारा पैरेलली चल रहा होता है। तो प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, डिबेट हुआ, फिर उसके बाद से हाँ, एक ये चीज मुझे याद है कि इलेक्शन की रात के एक रात पहले हम ऐसे 2 बजे रात तक पूरे कैंपस में ऐसे पोस्टर्स चिपका रहे थे। मतलब हमारा जो एक नोटिस होता है कि आपको ऐसे 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 स्टैम्प करना है, ताकि लोग गलतियां ना करें। तो ये एक कल्चर है कि हम नोटिस बोर्ड लगाते हैं। हर हॉस्टल के आगे इलेक्शन कमेटी का एक नोटिस बोर्ड लगता है उस टाइम फ्रेम में, जब से इलेक्शन कमेटी नोटिफाइड होती है। ठीक है, तो वो मतलब जो नोटिस बोर्ड होता है उस पर हर दिन का पूरा प्रोसीजर, जैसे कि हमने जो वैलिड नॉमिनेशन किए उसका पूरा लिस्ट हर नोटिस बोर्ड पे जाएगा। और वो नोटिस बोर्ड हर हॉस्टल के आगे होता है। 18 हॉस्टल्स हैं, 18 हॉस्टल्स पे लगाना है आपको, हर स्कूल बिल्डिंग पे लगाना है। ठीक है, और जो पब्लिक स्पेसेस जैसे गंगा ढाबा, जो कि बहुत पॉपुलर पब्लिक स्पेस है, वहां लगाना है। तो बहुत काम होता है, बहुत ही ज्यादा काम होता है, और ये हमें अपने एकेडमिक्स के साथ मैनेज करना होता है। बिल्कुल। ठीक है, उसमें हमारे क्लास चल रहे होते हैं, हमारा एग्जाम चल रहा होता है। प्रोफेसर सर लाइक कि वो तुमने अपना पर्सनल एंगेजमेंट लिया है, वो तुम्हारा काम है, तुम्हें ये भी मैनेज करना ही करना है। ओके, क्योंकि क्लासेज भी चल रही हैं। हाँ, तो अटेंडेंस का हमारे यहाँ कंपल्शन है नहीं, तो हम क्लास छोड़ देते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। बिल्कुल, मुझे आप जिस तरह से बता रही हैं लग रहा है कि बिल्कुल आप अभी इन्वॉल्व हो रही हैं। अरे जस्ट अभी, और पूरा माहौल को आपने जीवंत कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स जो है बहुत मजा उनको आ रहा होगा सुनने में, और इस पूरी प्रक्रिया को भी और बहुत गहराई के साथ में समझ रहे होंगे कि देश का एक जो बहुत ही शीर्षस्थ संस्थान है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, तो वहाँ पर किस तरह से चुनाव होते हैं, किस तरह से पूरा स्टूडेंट्स के हाथ में चीजें होती हैं, और इलेक्शन कमेटी किस तरह से निष्पक्ष होकर काम कर रही होती है। बहुत। और फिर तो निक्की, जब आप जब इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद शाम तक इलेक्शन चलते होंगे, फिर तुरंत आप लोग फिर वोटिंग गिनने की तैयारियां शुरू करते होंगे। तो जैसे इलेक्शन जो डे होता है प्रॉपर, तो इलेक्शन डे के दिन ये होता है कि जो सिक्योरिटी ऑफिस है हमारी, वो हमें फैसिलिटेट करती है कि हम जो बैलेट बॉक्सेस है, ताकि कोई उसमें वो ना हो कि बायसनेस ना हो। हम कमेटी के मेंबर की तरह भी कर सकते हैं ना बायस, तो सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं वो हमें पूरा बैलेट बॉक्स को पहुंचाने में मदद करते हैं। हर बूथ, जो हम बूथ बनाते हैं, तो हम बूथ बनाते हैं सेंटर वाइज डिवाइड करके, कि मान लीजिए कि स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस हुआ, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे सेंटर है, जैसे सेंटर फॉर फ्रेंच एंड फ्रैंकोफोन स्टडीज, सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेज। ओके, तो हम बूथ पर अलॉट करते हैं कि इस पर्टिकुलर बूथ नंबर 1 पे 5 सेंटर्स के लोग वोट करेंगे, तो अब 5 सेंटर के लोग उस बूथ पे जाएंगे। मतलब डिसेंट्रलाइज कर दिया पूरी भीड़ को। हाँ, डिसेंट्रलाइज, क्योंकि एक जगह करेंगे तो वो तो बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा। बिल्कुल। फिर वो कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं, जितने बूथ्स बनते हैं, हर बूथ पे जो पोलिंग एजेंट होते हैं, 2 कम से कम पोलिंग एजेंट हर बूथ पे होते हैं। वो भी इलेक्शन कमेटी के लोग होते होंगे। हाँ, इलेक्शन कमेटी के ही लोग होते हैं। और प्लस इसमें ट्रांसपेरेंसी इतनी है कि जो पोलिंग बूथ होती है उसमें हर ऑर्गेनाइजेशन के मतलब लोग भी आते हैं, भी होते हाँ, होंगे, वो भी पोलिंग एजेंट होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस के पोलिंग एजेंट, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। बिल्कुल, ठीक है, तो वो लोग भी आते हैं और हमें पूरा लिस्ट दिया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स का वो अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे, हम उसको मैच करेंगे, और उनके पास भी वो लिस्ट होती है, और हम टेक करते रहते हैं कि कितनी वोट्स काउंट हुए। फिर पूरा जब ये इलेक्शन खत्म हो जाता है, पोलिंग खत्म हो जाती है, तो पोलिंग के बाद हमें मैच करने होते हैं वो फिगर्स, कि जो इलेक्शन कमेटी के पोलिंग एजेंट्स हैं उनके फिगर्स और जो लोग ऑर्गेनाइजेशंस के बैठे हैं उनके फिगर्स मैच होने चाहिए। ओके, हाँ, कि इतना वोट यहाँ पे
कास्ट हुआ है, कास्ट ठीक हुआ है, है। जी जी। तो ये अच्छा, मैच होना इलेक्शन की जो पहली रात होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती अरे है। बहुत मतलब ऐसे वोट मैनिपुलेट ये जो किए जाते हैं, मतलब मैं अब यहाँ तो इस तरह का नहीं होगा, लेकिन मतलब दवा दारू से लेकर सब कुछ उस दिन होता है। खैर तो वहाँ पर क्या माहौल है? जेएनयू का कल्चर ऐसा नहीं है कि आप किसी को ऐसे मेटेरियलिस्टिक गोल्स देख के, खैर अब पर्सनल लेवल पे तो जो होता होगा हम नहीं बता सकते हैं, जी, जी। बट ऐसे मास लेवल पे नहीं होता है जी। कि आप जैसे हमने डीयू के बारे में सुना है, पढ़ा है कि डीयू में ऐसे होता है कि कैंपेन्स में कि चलो कैंटीन आज तुम्हारे लिए फ्री, ठीक है। और एक बारी को मैंने खुद ही अपनी ऐसे एक दोस्त से बात कर रही थी तो उसके स्टेटस पे देखा मैंने कि ऐसे डेयरी मिल्क की चॉकलेट की कार्टून खुल रही है और उस पे पीछे कैंडिडेट्स का नाम था। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ऐसा जेएनयू में नहीं देखा है मैंने कि कैंपेन में आप लुभावने विज्ञापन दे रहे हैं कि ये खा लो, वो कर लो, चलो हम तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी मदद कर देंगे। वो अब इंटरनली क्या क्या होता है वो तो खैर हर जगह ही होता होगा, मुझे नहीं पता है, बट ऐसे मास लेवल पे खुल के नहीं होता है, एकदम ही नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि और जैसे ही ये करेंगे हम कमिटी मेंबर्स सोकस नोटिस देंगे उनको कि आप ये नहीं कर सकते। क्या क्या होता है वहाँ इलेक्शन की पहली रात? तो इलेक्शन की पहली रात तो कुछ नहीं होता है, वो नो कैंपेन डे हो जाता है। प्रेसिडेंशियल डिबेट खत्म, नो कैंपेन डे, क्योंकि हमें चाहिए होता है आराम। क्योंकि वो डिबेट सुबह के 7 बजे तक चलता है और फिर हमें इलेक्शन के लिए पोलिंग के लिए काम करना होता है। तो वी आर लाइक कि उसको नो कैंपेन डे, जो पूरा एक रूल बुक है कि अच्छा है हमारे लिए भी कि थोड़ा सुकून है। फिर काउंटिंग शुरू होती है उसी रात को, जो पोलिंग खत्म होती है उसी रात को। काउंटिंग बड़ा ही दिलचस्प प्रोसेस है। जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक बिल्डिंग दे देती है, जो एक एकेडमिक बिल्डिंग है, जैसे यूजुअली स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज दे देती है हमें, जिसमें हमें अगले 2 या 3 दिन के लिए पूरा रहना होता है। कमेटी के जो लोग होते हैं, आप उस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल सकते, मतलब अपने रूम में नहीं जा सकते, मतलब आपको सोना भी वहीं है? वहीं। हमारा खाने का प्रबंध भी अंदर ही होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन कराती है प्रॉपर खाने का। 2 टाइम का मील हमारा अंदर होता है, पानी वानी सब कुछ। आपको अपना पूरा बैग प्रिपेयर करके समझ लीजिएगा आप 1-2 दिन का टूर पे जा रहे हैं, जो कि एक बंद बिल्डिंग में है, ठीक है, बंद बिल्डिंग में है। और आप अपना पूरा, हम जैसे ब्रश सब लेके जाते हैं कि अगले 2 दिन हमें वहीं रहना है। और जैसे जो कॉन्फ्रेंस हॉल है हमारे, उनमें हमारे लिए बेड्स लगाए होते हैं, जो जैसे नॉर्मली हम लोग हायर, मतलब किसी भी एक व्यवस्था के लिए हायर किया जाता है, किसी ओकेजन के लिए, तो वो होता है। तो ये भी एक अलग ही मतलब पूरा वो एक्सपीरियंस है कि गए ऐसे बस नॉर्मल गद्दे लगे हैं, चादर ओढ़ा, सो गए, 4 घंटा सो रहे हैं, फिर उठो चलो काउंटिंग करो, क्योंकि वो पूरा काउंटिंग खत्म करना होता है आपको, ठीक है। तो और अंदर अच्छा, काउंटिंग के समय क्या उनके प्रतिनिधि नहीं आते हैं? आते हैं प्रतिनिधि। जैसे कि काउंटिंग प्रोसेस शुरू हुआ तो हम अनाउंसमेंट करेंगे कि द काउंटिंग फॉर दिस पोस्ट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड इन दिस मिनट, ओके। सो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके जो पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट्स हैं, वो अंदर आए, ठीक है। हम 3 अनाउंसमेंट देते हैं, 3 अनाउंसमेंट तक में आपको आ जाना है। अगला 10 मिनट हम देंगे, वेट करेंगे, अगर आप आए तो ठीक, सिक्योरिटी गेट खोलेगी, आप आए तो ठीक, नहीं आए तो हम काउंटिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने 3 अनाउंसमेंट कर दी है। आपको आना है तो आइए, आप नहीं आ सकते हैं तो मत आइए, कोई बात नहीं। बहुत ट्रांसपेरेंसी होती है, मतलब मैनिपुलेशन का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि काउंटिंग भी उनके एजेंट्स के पास सामने हो रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनके सामने हो रही है। प्रशासन के कुछ लोग भी बैठते हैं? नहीं, प्रशासन बिल्कुल नहीं होते हैं। अच्छा, ठीक है। इस बारी इसको लेके बहुत परेशानी क्रिएट की गई थी कि मतलब एक्सटर्नल ऑब्जर्वर का एक क्लॉज है एलसीआर में, लेकिन वो प्रशासन के ऊपर है कि प्रशासन भेजना चाहता है या नहीं भेजना चाहता है। तो इस बारी प्रशासन बहुत अड़ गई थी कि हम एक्सटर्नल ऑब्जर्वर भेजेंगे ही भेजेंगे, क्योंकि जैसे जिस तरीके का रवैया दिखा प्रशासन का पूरे इलेक्शन के दौरान, उनका ये हमें मोटिव लग रहा था कि वो इस पूरे इलेक्शन को नल एंड वॉइड कराना चाहते हैं, कि यूनियन एग्जिस्ट ही ना करे। अगर इलेक्शन वॉइड हो जाता तो कोई जीता ही नहीं, यूनियन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसके लिए वो क्या बहाना ढूंढ रहे थे? तो जैसे कि उन्होंने बोला कि हम ऑब्जर्वर भेजेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वर आ जाता तो क्या हाल था? नहीं, तो ऑब्जर्वर बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर सकता है। वो बोल सकता है कि आपने काउंटिंग सही से नहीं की, आप फिर से कीजिए। जैसे कि हम जब काउंटिंग करते हैं तो जैसे हम पोलिंग के टाइम में एक लिस्ट हमारे पास होती है, ठीक है, एक लिस्ट उनके पास होती है। जैसे मान लीजिए कि बैलेट पेपर खुला, उनके सामने हम खोलेंगे, वो पूरा सील करते हैं उनके सामने ही, जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं ना, उनके सामने हम पूरा बैलेट बॉक्स को सील करते हैं, और उसका सील जब हम काउंटिंग के लिए उस समय खोलेंगे, वहीं खोलेंगे। तो हम खोलते हैं तो काउंटिंग जब हम करते हैं तो हमारा फिगर और उनका फिगर मैच होना चाहिए, जो काउंटिंग एजेंट्स है, ठीक है, हम ईसी मेंबर्स का और उनका भी। अगर एक भी मिसमैच हुआ तो वो फिर से डिमांड कर सकते हैं कि आप काउंट कीजिए,
ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि गलती उनके साइड से ही होती है, कई बार हमारे साइड से भी होती है, और इसमें समय बहुत जाया होता है, और समय बहुत कीमती है क्योंकि हमें उस पूरे प्रोसेस को इस टाइम फ्रेम में खत्म कर देना है। ओके, तो अगर ज्यादा वक्त लग गया तो फिर वॉइड हो जाएगा, तो वो काउंसलिंग, बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरा इलेक्शन प्रोसेस नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो इसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो इस तरह का कुछ करा सकें। हाँ, तो जैसे पिछली बार जो इलेक्शन का काउंटिंग शुरू होके उसको रोक दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें नोटिस भेजा कि आप बिना ऑब्जर्वर्स के काउंटिंग शुरू नहीं कर सकते हैं। तो वी आर लाइक कि ऑब्जर्वर्स भेजिए आप, हमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जैसे कि आप जानती हैं हर जगह है कि जानबूझ के ऑब्स्ट्रक्ट करने का एक तरीका होता है, ठीक है। तो पहले तो उन्होंने हमें ये बोला कि आपको हाई कोर्ट ने बोला ही नहीं है काउंटिंग करने के लिए। फिर हमने उनको क्लॉजेस दिखाए कि हाई कोर्ट ने हमें बोला है कि हम काउंटिंग कर सकते हैं, इलेक्शन कमेटी के लोग, और हम ट्रेंड्स दे सकते हैं। हम रिजल्ट पूरा डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम ट्रेंड्स बता सकते हैं। तो हमने फिर उसका एक निष्कर्ष निकाला कि हम पूरी वोट काउंट करेंगे, लास्ट जो 50, जैसे हम हर 50 वोट के काउंटिंग के बाद 100 वोट के काउंटिंग के बाद ट्रेंड्स बताते जाते हैं कि ये लोग हैं, इनका इतना वोट आया, इतना आया। लास्ट जो 100 वोट होगा उसका हम नहीं बताएंगे, उसका आप बताना। नहीं, हम इसको पब्लिक में डालेंगे ही नहीं। हम जैसे रिजल्ट का जो है 3 कॉपी बना था इस बारी, एक गया था दिल्ली हाई कोर्ट को, एक गया था एडमिनिस्ट्रेशन को, और एक रहा था कमेटी के पास में, ठीक है। तो 2019 की इलेक्शन JNU-SU स्टूडेंट यूनियन है वो वैलिड नहीं अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने माना है 2019 वाली को। हाँ, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि आपको कोर्ट ने बोला था कि आप रिजल्ट्स अनाउंस नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपने रिजल्ट अनाउंस कैसे किया? हमने बोला कि हमने नहीं, तो फिर आखिरी के 50 वोट हमने कौन तो गिनेगा, कौन अनाउंस कौन करेगा? वो एडमिनिस्ट्रेशन बताती या कोर्ट से वो नोटिफाई हो गया था। बट आप बहुत क्लियर है ये कि आप 50 वोट में आपको समझ में आ जाएगा अगर ट्रेंड्स कैसे हैं कि कौन जीता नहीं जीता। नहीं तो फिर कमेटी ने बताए थे कि नहीं बताए थे? नहीं, कमेटी ने नहीं बताया। तो फिर ऐसा क्यों आरोप लगाया गया कि बता दिए हैं? उनको है एडमिनिस्ट्रेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करना है। तो यूनियन पूरी नील कर दी गई? नील नहीं है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन की नजरों में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वो अभी हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। हाँ, तो चला ही रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये सबसे दुखद पहलू होता होगा इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स के लिए, हमारे इन्होंने इतनी तैयारी के साथ जो है इलेक्शन कराए। ये बहुत दुख की बात थी कि हम मतलब उस टाइम हमारे ऊपर एक ऐसा प्रेशर था ना कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन को बचाना है, कि उस ऑर्गेनाइजेशन को डिसॉल्व करने की पूरी कोशिश की एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि वो चाहते हैं, जैसे इस साल भी बात चल रही है कैंपस में, ऐसे बातें चल रही हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन शायद इलेक्शन अब एडमिनिस्ट्रेशन कराए, ठीक है। तो एक ये कल्चर जहाँ पूरा स्टूडेंट जो बॉडी है वो इलेक्शन कंडक्ट करा रहा है, सोचिए। अच्छा, इलेक्शन कमेटी के बनने में क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी उसका विरोध करता है कि नहीं प्रशासन के हाथ में होना चाहिए? अभी तक तो नहीं हुआ है ऐसा। ओके, मतलब सारी विंग्स जो हैं, सारे भी जितनी यूनियंस हैं, हाँ, वो सब इसके फेवर में है कि स्टूडेंट्स के हाथ में होना चाहिए ये सब काम। अभी तक किसी ने कमिटी का अगेंस्ट नहीं किया जी। तो कल कितने अगर ऐसा होता भी है तो मुझे लगता है कि सारे लोग एकजुट होंगे। हाँ, होंगे इस मुद्दे पर, बिल्कुल होंगे। मुझे भी यही उम्मीद है कि लोग एकजुट होंगे। अगर ये तो एक तरह से प्रशासन का काम हल्का करना ही हुआ। हाँ। क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ मुझे भी अपने इलेक्शन के दिन याद आ रहे हैं जब मैं छात्र संघ में थी, तो तब सारा काम प्रशासन देखता है, तो वो इतना इंगेज हो जाता है, उनका जो क्लरिकल स्टाफ है, तमाम जो उनकी जो बॉडी बनी होती है, और स्टूडेंट्स बिल्कुल नील होता है। तो एक एक्सपीरियंस भी आपने गेन किया इतना, आपने जिस तरह से अनुभव बताया, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जाना, बिल्कुल वो एक तरह से मतलब पूरा लीडरशिप का एक जो, और वो सब काम कैसे होता है समुदाय में, कमेटी में, वो एक ट्रेनिंग भी है बकाया। कह लीजिए ना कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका एक प्रोटोटाइप कह लीजिए, छोटा प्रोटोटाइप। बिल्कुल इलेक्शन कमेटी है, एकदम छोटा प्रोटोटाइप, बिल्कुल उसका एक डेमो जैसा हुआ। तो ये तो मुझे लगता है कि इसमें आप लोग की जीत होगी, स्टूडेंट्स की जीत होगी इसमें कल के दिन। तो निकी, बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत अच्छे विस्तार के साथ में आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट्स को ये बातचीत पसंद आई होगी, उनको समझ में आया होगा कि किस तरह से वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, और कुछ इन आदर्शों से कुछ प्रेरणा भी मुझे लगता है कि वो लोग लेंगे कि कैसे पर्चे में पूरा वहाँ पर कैंपेन चलता है, और मतलब कंटेंट पर ज्यादा जोर है, डिबेट पर ज्यादा जोर है, डिबेट डिस्कशन है ना। यहाँ जो हमारे आदमकद जो प्रतिमाएं दिखती हैं हमारे वहाँ, बहुत खर्चा होता है, दारू मुर्गा ये सब चलता है। तो कहीं ना कहीं एक सीख हम ऐसे संस्थानों से लेंगे, मुझे उम्मीद है। बिल्कुल तो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, उसमें मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वोट्स का मैनिपुलेशन, आप अपना मतलब प्रतिनिधि रखिए, आप कैसे प्रतिनिधि है ये रखिए, आप क्या करना चाहते हैं नहीं करना चाहते वो रखिए, आप दूसरे मटेरियलिस्टिक चीजों का लालच दे के वोट गेन ना कीजिए। इसका एक उदाहरण है, बहुत बड़ा मिसाल, एक बहुत बड़ी। और ये लोकतंत्र का पर्व है, ये भी एक छोटे स्तर का है बेशक, लेकिन उसको कायम रखें उस लोकतंत्र को हम।
तो बहुत बहुत शुक्रिया निक्की। आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों को ये पसंद आए। जी, तो दोस्तों आप सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहने के लिए। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये बातचीत, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपके फीडबैक से हमारा मनोबल बढ़ता है। हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से, फेसबुक पेज है, आप अपना फीडबैक हमें वहाँ दे सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हम बताते हैं कि हेलो हल्द्वानी रेडियो एक कम्युनिटी रेडियो है। इसकी पहुँच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या फिर देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर हेलो हल्द्वानी गूगल ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकते हैं और सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक 6 घंटा हमारी रेडियो सभा सुन सकते हैं। दोस्तों हम लोग अपनी रेडियो सभा का दोहराव भी करते हैं। अगर आप दिन में हमारा रेडियो नहीं सुन पा रहे हैं तो शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक भी आपको ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।